नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एम के जी एस रिसर्च मस्ती यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं अहमद आज आपको पढ़ाऊँगा ये ज्योग्राफी का सेकंड क्लास, जिसमें आपको हम पढ़ाएंगे गोलब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, जो मेरा नोट्सबुक्स है, जो मैं ही बनाया हूँ दोस्तों। आप देख लीजिए, ये मेरा नोट्सबुक्स है जो मैं एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को छाँट के बनाया हूँ। तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप भी ध्यान दीजिए, आप भी सीखिए। ठीक है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहतर है, कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहतर है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, आपको हम समझाएंगे। तो आपको क्या करना है, मेरा वीडियो ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए। हमारी पृथ्वी यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या है कि बोल रहा है कि हमारा पृथ्वी जो है, जिस पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, पूरा वर्ल्ड संसार जो है, तो जिस पृथ्वी में है दोस्तों, तो उस पृथ्वी में क्या है, तो उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव है। ध्रुव कुल कितने हैं? 2 ध्रुव, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर, हाँ, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी, मतलब गोलाकार तो है, लेकिन उत्तर और ये दक्षिण दोनों में थोड़ा सा चपटी हुई है। क्या है? चपटी हुई है। और मध्य में उभरी हुई। मध्य में मतलब होता है इधर चपटी है तो इधर उभरा हुआ, फूला हुआ है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी ऐसा लोग बोलते हैं पृथ्वी गोल है, नहीं, गोल नहीं। दोनों ध्रुवों में थोड़ा सा चपटी और बीच में उभरी हुई है। क्या है? थोड़ा सा फूला हुआ है। आप देखेंगे कि एक सुई गोलब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। दोस्तों, कि पृथ्वी पर अगर आप 6 क्लास का बुक अगर देखेंगे ज्योग्राफी का, तो उसमें जो गोल है पृथ्वी, उसका आकार है, लेकिन उसमें क्या है, कैसे आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि गोलाकार है, लेकिन बीच में तिरछी रेखा है। क्या है? तिरछी रेखा, उसको अक्ष कहा गया है। तो हमेशा जो पृथ्वी जो है गोलाकार नहीं है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ा सा चपटी हुई है। यही चपटी में ही एक तिरछी रेखा है। क्या है? तिरछी रेखा। उस रेखा का नाम है अक्ष। क्या है? अक्ष। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप मेरे वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है जो मैं आपको छाप छुप के दिखा दूँ। ठीक है, मेरा साधन केवल पढ़ के आपको हम समझा देंगे। अगर आप पहले पढ़े हैं या फिर मेरी बात को समझ रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मेरे पास कुछ है ही नहीं है, लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं है जो कि मैं आपको कुछ चित्र बना के छाप के दिखा दूँ। लेकिन मैं आपको हाथ से इशारा करके ही समझाएंगे। ठीक है। तो मैंने समझाया क्या कि पृथ्वी के बीच में एक तिरछी रेखा खींची गई है। तो वो एक्चुअली में है नहीं, ये सब काल्पनिक है, लेकिन उसे अक्ष कहा गया है। क्या कहा गया है? अक्ष कहा गया है, जिसे अक्ष कहा जाता है। गोलब पर वे 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाती है। तो हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि ध्रुव या अक्ष किससे होकर गुजरती है, तो उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर, और अक्ष जो है थोड़ी सी तिरछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। उसके बाद क्या है कि गोलब पर 2 बिंदु ही तो पढ़ लिए। गोलब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। बोल रहा है कि इस गोलब को, अगर मान लीजिए आप स्कूल कॉलेज में पढ़े होंगे, गोलब गोल आकार होता है, बोल जैसा। ठीक है, उसको घुमाया जाता है। इसको क्या कि घुमाया जाता है, एकदम गोले गोल रहता है, नीला टाइप का, बहुत सारा रेखाएं, बहुत कुछ छापा हुआ रहता है, और ऐसा करके डंटी से पकड़ा हुआ रहता है ऐसे करके, और इसको घुराया जाता है ऐसे करके। आप शायद देखे होंगे, मेरे बात को समझ रहे हैं।
तो गोलब को इस सुई के चारों ओर, सुई तिरछी है तो तिरछी है, तो ये जो गोलब है इस सुई के मार्ग पर मतलब टिका हुआ है। जो काल्पनिक जो जो गोलब गोलब जो मतलब स्कूल में कॉलेज में दिखाया जाता है, उसको घुमाएंगे तो घूम जाता है। तो वो रहा गोलब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, 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 पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। पूरब से पश्चिम नहीं, पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है। तो बिल्कुल ऐसा ही गोलब भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगी, घुमाया जा सकता है। चलिए आगे पॉइंट चलते हैं। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। मैंने आपको बताया ना कि पृथ्वी पर वास्तव में कोई ऐसी सुई नहीं होती है, ये सब काल्पनिक होती है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है। यह अपने अक्ष पर क्या है? चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है, जो एक काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी गोलब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी है जो गोलब को दो बराबर भागों में बांट देती है। पहला एक तो हो गया अक्ष, जो पृथ्वी को दो भाग में बांट देती है। दूसरा एक काल्पनिक रेखा क्या है कि गोलब को दो बराबर भाग में बांट देती है, जिसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। कि उसे क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहा गया है। तो विषुवत वृत्त क्या है दोस्तों? तो विषुवत वृत्त वह है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक रेखा गोलाकार घुमा हुआ है। उस रेखा को विषुवत वृत्त कहते हैं। वो विषुवत वृत्त क्या करता है? दोनों उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, दोनों अक्षांश को दो भाग में बांट देता है। तो वो जो बीच रेखा है गोलाकार का बीच में, उसको कहा गया है विषुवत वृत्त। क्या कहा गया? विषुवत वृत्त। उस वृत्त को विषुवत वृत्त बोलिए या फिर विषुवत, उसको बोल सकते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या करता है? दोनों अक्ष को आपस में समान डिवाइड कर देता है। जैसे विषुवत वृत्त दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। चलिए पृथ्वी के नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि पृथ्वी के उत्तर में स्थित, पृथ्वी के जो उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध। ध्यान देना दोस्तों, क्या मैंने बताया? पृथ्वी के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। मतलब सिंपल बात है कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के दक्षिण भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। गोलार्ध का अर्थ होता है गोलाकार, गोलार्ध। ठीक है। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। विषुवत वृत्त क्या है? विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। पृथ्वी के विशेष मतलब बोल सकते हैं पृथ्वी की विभिन्न स्थानों की स्थिति, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए विषुवत जो वृत्त है सर्वश्रेष्ठ है, बोल सकते हैं सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। क्या है? विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त के द्वारा ही मतलब विभिन्न पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की जानकारी होती है विषुवत वृत्त के माध्यम से। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक, अच्छा विषुवत वृत्त में दो ध्रुव आ जाता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो विषुवत रेखा बीच में है तो आधा भाग हो गया उत्तरी ध्रुव और आधा भाग तो क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव। तो आधा भाग जो दक्षिणी ध्रुव है और पीछे आधा भाग तो उत्तरी ध्रुव है, तो दो ध्रुव को किसने बांटा? विषुवत वृत्त। वो विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा गया है। आप समझ जाइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव
कि बीच में विषुवत वृत्त है, तो विषुवत वृत्त जैसा ही और भी अगर रेखाएं खींची हुई जाती गई वृत्त 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 कहाँ पर, उत्तरी ध्रुव तक, और फिर विषुवत रेखा से इधर छोटी वृत्त होते 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 गोलाकार 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 होते 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 पहुँचेगा दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये सभी रेखाएं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या है, अक्षांश रेखाएं बिल्कुल विषुवत रेखा की तरह ही, मतलब विषुवत रेखा से जाते हुए एकदम ध्रुव तक, बड़ी मतलब बड़ी से लेकर छोटी रेखा तक, बड़ी से लेकर छोटी वृत्त, और फिर विषुवत रेखा से बड़ी से लेकर छोटी वृत्त। एक होता है बड़ी से लेकर छोटी वृत्त उत्तरी ध्रुव तक, और फिर बड़ी से लेकर छोटी वृत्त दक्षिणी ध्रुव तक। ठीक है, ये चीज़ समझ में आपको आया है। जिसे समानांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अक्षांश रेखा भी आप समझा दिए, विषुवत रेखा जैसा ही होता है अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा को किससे मापा जाता है, अंश से मापा जाता है, अंश। ठीक है, अंश, अंश मतलब डिग्री भी हो सकते हैं, 360 डिग्री, पूरा डिग्री 360 डिग्री होता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है, विषुवत वृत्त शून्य अंश को दर्शाती है। जो पृथ्वी के बीच में जो वृत्त है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, दर्द करने लगा। हाँ, विषुवत वृत्त जो है दोस्तों, देखिए ये जो विषुवत वृत्त है, क्या बता रहे हैं हम कि जो विषुवत वृत्त है, तो विषुवत वृत्त में, विषुवत वृत्त क्या है कि समान दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव समान भाग में बांट देता है। तो ये समान भाग में बांट देता है, तो मतलब हुआ क्या कि विषुवत वृत्त शून्य अंश पर है, उसका कोई डिग्री नहीं है, क्या शून्य अंश पर है, उसका कोई अंश नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद करते हैं बात 90 डिग्री अंश। 90 डिग्री अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। 90 डिग्री अक्षांश जो है, 90 डिग्री अंश मतलब 90 डिग्री अंश जो है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, उत्तर ध्रुव को दर्शाता है। और 90 डिग्री अक्षांश 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। यानी 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव और 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों डिग्री मिला के 180 डिग्री हुआ। तो 180 डिग्री हुआ ना। चलिए तो 90 डिग्री 180 डिग्री दोनों को मिला के हुआ। विषुवत वृत्त के उत्तर की, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब, ये सही है। देखिए, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी, दोहरा विषुवत वृत्त से उत्तर की जितने भी मतलब विषुवत वृत्त है, तो वृत्त से और छोटा छोटा बनते। अच्छा बताइए, गोलाकार ऐसे है, तो ऐसे है, तो ऐसे जो बनेगा यहाँ पर पहले बड़ा वाला बना है, इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, इसके बाद छोटा, छोटा छोटा करके जाएगा तो उत्तरी ध्रुव तक जाएगा। अब फिर इधर से आएगा तो दक्षिणी ध्रुव तक जाएगा। तो उत्तरी ध्रुव तक जितने भी वृत्त हैं उसको बोलते हैं उत्तरी, क्या बोलते हैं, विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी, वृत्त के जो उत्तर दिशा में है, उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और विषुवत वृत्त के दक्षिणी स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। समझ में आ गया। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश का आकार घटता जाता है। अभी हम बताएं, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांश का आकार घटता जाता है। मैंने पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर तुम लास्ट तक पहुँच जाते छोटा। ठीक है, आकार क्या होता है, घटते जाता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अंश उत्तर ध्रुव 90 डिग्री तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 और भी अक्षांश रेखाएं हैं। 4 और भी अक्षांश रेखाएं हैं। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश
और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, है कि नहीं। 90 डिग्री बोल रहा है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के अतिरिक्त 4 और भी अक्षांश रेखाएं, 4 गो और अक्षांश रेखाएं हैं। तो 4 अक्षांश रेखाएं और क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए 4 अक्षांश रेखाएं, पहला पॉइंट 4 अक्षांश रेखा देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। अब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा जो कितना डिग्री पर है, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री किसे कहते हैं, 23.1/2, 23.1/2। तो मतलब बोल सकते हैं इसको 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री है उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। तो मकर रेखा कितनी डिग्री पर है, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री, मकर रेखा भी 23.5 डिग्री। अच्छा, विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। अब एक लॉजिक अलग है क्या, आप इसमें ध्यान दीजिए कि हम अभी आपको बताएं कर्क रेखा, मकर रेखा, उसके बाद हो रहा उसके बाद हो रहा उत्तरी ध्रुव वृत्त, और तीसरा है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब आपको समझना है कि 4 पॉइंट क्या है, ये 4 अक्षांश रेखाएं क्या है। तो दोस्तों अभी आपको समझाएं कि ये जो उत्तरी ध्रुव, जैसे हम बताएं पहला कर्क रेखा जो है उत्तरी ध्रुव में, विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा पाया जाता है, और मकर रेखा दक्षिण ध्रुव में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन 66.5 मतलब 66.1/2 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त, 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त है दोस्तों, जिसे अक्षांश रेखा कहा गया है। इस चारों को याद रखिएगा, जिससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर, और भी क्लास, अभी हम 4 क्लास लेंगे। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। बोल क्या रहा है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, तो दोनों ध्यान दीजिए। कर्क रेखा कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में, और मकर रेखा किसमें होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो बोल रहा है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य क्या है, वर्ष में एक बार दोपहर में, वर्ष में एक बार दोपहर में सीधे सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो वर्ष में एक बार होती है, जो सिर के ऊपर खड़ी होती है मकर रेखा, और मकर कर्क रेखा के बीच में जितनी भी अक्षांश रेखा है, इस रेखा के सिर में सूर्य का प्रकाश रहता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्ति होती है, तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। उष्णकटिबंधीय समझ में आ गया। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। देखिए बिजली चली गई, थोड़ा सा आपको अंधेरा लगा होगा, लेकिन फिर भी प्रकाश है तो आपको दिखाई दे रहा है जरूर। तो दोस्तों बोल रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर
के बाद बोल रहा है कर्क रेखा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। ध्रुव की तरफ दोस्तों, अब ध्रुव का एक होता है, दो गो ध्रुव होता है, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। ये ध्रुव की तरफ जो सूर्य की प्रकाश होता है दोस्तों तिरछी होती है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जब सुबह होती है तो सूरज इधर से मतलब सूरज पूरब की ओर उगती है, तो उठती है तो हम लोग का छाया कितना दूर चल जाता है, तो तिरछा हो गया तब ना मेरा छाया दूर गया। अब पश्चिम में जब सूरज अस्त होता है तो उस समय भी तिरछी हम लोग का चेहरा हम लोग छाया क्या दूर हो जाता है। जब तक तिरछी होगा नहीं छाया लंबा नहीं होता है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं, ये तो हम छाया का उदाहरण दिए, लेकिन बात यह है कि जब सूरज का संपूर्ण प्रकाश बीच में पड़ेगा ही नहीं, ध्रुव में पड़ेगा ही नहीं, तो वहाँ पर गर्मी कहाँ से रहेगी, गर्मी तो नहीं रहेगी। इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक बर्फीला जगह पाया जाता है, या फिर ठंडा ठंडा जगह पाया जाता है। कहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ये दोनों ही ध्रुव पर सूरज का प्रकाश तिरछी पड़ती है। किसे पड़ती है, तिरछी पड़ती है, जिस वजह से उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव में बर्फीला इलाका होता है। वहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 12 मास बोल सकते हैं, 12 मास वहाँ पर ठंडा रहता है, जिस वजह से वहाँ पर रहना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। ठीक है ना, वहाँ पर बर्फ़ पाया जाता है। बर्फ़ क्यों पाया जाता है, क्योंकि सूरज की तिरछी प्रकाश की वजह से। अगर सूरज का सीधा प्रकाश होता तो वहाँ पर बर्फ़ पिघल के पानी हो जाता और वहाँ पर गर्मी भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पर तिरछी पड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर ठंडा बना रहता है। प्रकाश स्लाइड आएगा दोस्तों, तो प्रकाश अच्छा लगा। देखिए इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध बता दें, दो गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, एवं उत्तरी ध्रुव भी है और उत्तरी कर्क रेखा भी है और उत्तरी वृत्त भी है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी है, दक्षिणी मकर रेखा भी है। ये बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। क्या रहता है, मध्यम रहता है, मतलब बहुत ही कम रहता है। दोस्तों कोई आया है, थोड़ा सा स्टॉप। दोस्तों एक आदमी आ गया था, जिस वजह से वीडियो को पोस्ट करना पड़ा। ठीक है, तो कोई भी आदमी एक रौनक में रहते हैं क्या, एक मतलब ये पूरा ये ध्यान एकाग्र था इधर, अब बीच में कोई आ गया तो उससे बातचीत थोड़ा सा किए तो माइंड भड़क गया। अब फिर भी अपना लाइन पकड़ेंगे, जो मेरा सुर था, नशा था, उस नशा को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ पर छोड़ दें, हाँ, ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, यानी कम रहता है। यहाँ पर समझ आ गया। इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है, किसे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मतलब क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसीलिए ये शीत कटिबंधीय कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है, इस संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय रेखा कहा जाता है। अब दूसरा रेखा है, अब अक्षांश रेखा तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब देशांतर रेखा क्या है, इस रेखा को तो समझना पड़ेगा कि देशांतर रेखा क्या है। तो दोस्तों देशांतर रेखा क्या है, बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव, अच्छा देखिए, मान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव ये है, तो ये दोनों रेखा को क्या बोल रहा है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा,
तो ये दोनों को जोड़ने वाला कैसे जोड़ेगा, तो ऐसे जोड़ेगा, ऐसे 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 जोड़ते जाएगा। तो इस रेखा को क्या कहा गया, देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं ऐसा हो गया विषुवत रेखा की तरह ही। विषुवत रेखा अगर ऐसा है सीधा ऐसा है विदित, तो इस तरह से जाएगा तो अक्षांश रेखा। और जो इस तरह रेखा तो इसको देशांतर रेखा क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। अब गोलक में देख लीजिएगा ऐसा ही है। अब मेरा सब मतलब कुछ है नहीं गोलक जो आपको समझा सकूँ, अगर होता तो हम आपको पूरा डिटेल ज्योग्राफी तो निचोड़ के दे देते तो बढ़िया से एकदम। हम भी तैयारी करते हैं मेरे डीगरों यारों, तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी, मैं आप लोग को भी बता दूँ। तो सबसे पहले देखिए आप अपना बेसिक क्लियर कीजिए, क्योंकि बेसिक हम भी पूरा बेसिक से पढ़ रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक। ये सारे नोट्स करके क्लियर करने के बाद फिर आपको हाई लेवल का सिलेबस पढ़ना है। हाई लेवल का सिलेबस तभी समझ में आएगा जब आप नीचे लेवल का सिलेबस को बढ़िया से एकदम ज़बरदस्त पढ़ के लेंगे, तो बढ़िया है, से मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, दक्षिणी ध्रुव के बीच क्षेत्र में ठंडी खत्म हो गया। देशांतर रेखा के बीच जोड़ने वाली रेखा रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा के बीच की दूरी, अब देशांतर रेखा समझ गया, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के बीच में जो रेखाएं होती है उसको देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा के बीच की दूरी, देशांतर रेखा के बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी मापा जाता है, देशांतर रेखाओं की रेखाओं के बीच की दूरी देशांतर के अंशों में मापा जाता है। देशांतर के अंशों में मापा जाता है। देशांतर के अंशों में मापा जाता है। नेक्स्ट, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, समय को मापने का। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, हम लोग मोबाइल में टाइम देखते हैं, घड़ी देखते हैं, रेलवे टाइम देखते हैं। ये घड़ी का निर्माण कहाँ से होगा, घड़ी किसने बनाया, क्यों बनाया, टाइम हम लोग को कैसे पता चला, ये टाइम कैसे क्या होता है। अच्छा हम लोग 24 घंटा क्यों लेते हैं, 12 घंटा क्यों लेते हैं, बात है कि नहीं सही, ये लॉजिक है कि नहीं बताइए। कि हम लोग अगर जैसे कि रेलवे का टाइम 24 घंटा चलता है, तो 24 घंटा का टाइम होता है, 24 13 बजता है, 14 बजता है, 15 बजता है, 16 बजता है। लेकिन हम लोग अपना घड़ी में 12 घंटा फिट करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग 12 घंटा मानते हैं आधा दिन को। हालांकि किताब के अनुसार एक दिन को कहा जाता है 24 घंटा, और हम लोग मानते 12 घंटा, मतलब बिहान से लेकर शाम को 1 घंटा, 12 घंटा हो गया एक दिन, ठीक है कि नहीं। तो घड़ी का निर्माण होने के पीछे सिर्फ यही ज्योग्राफी का मेन मुद्दा है। एकदम पक्का बोल रहे हैं। तो देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। क्या क्या बताएं, पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति से ही समय का मापन किया जाता है। समय को मापने का सबसे बड़ा साधन, समय को मापने के लिए पृथ्वी की गति, पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से किया जाता है। अब चलते हैं, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। तो भारत में जो टाइम टेबल जो चलता है ये 82.5 डिग्री भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो पूरा देश का मानक समय का कितना अंश का है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्व अंश का है। तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से, यहाँ का समय जो इस मतलब भारत में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का मानक समय है। तो बोल रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर मानक समय को माना गया है पूरा भारत में। लेकिन भारत ग्रीनविच बोल रहा है कि
भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.82 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ग्रीनविच का अर्थ क्या होता है? ग्रीनविच का अर्थ होता है जैसे कि वह स्थान जहाँ पर सभी देश उस टाइम को मतलब टाइम टेबल को मना गया है, लेकिन भारत में जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर यामोत्तर को मानक समय माना गया है जो पूरी भारत में लागू है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ग्रीनविच से भारत का समय अंतराल जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि लंदन, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देते हैं आपको एग्जाम्पल, यदि लंदन क्या है? अवधर देश है दोस्तों, दूसरा देश है। यदि लंदन में दोपहर 2 बजे, अगर लंदन में दोपहर 2 बजे हैं तो भारत में कितना बजे? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे कर दिए। तो 5 में 2 में से 5 जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 5 2 में से 5 7, 7:30 बजेगा, मतलब 7:30। तो कितना बजेगा? शाम। तो भारत में शाम 7:30 बजेगा। भारत में कितना बजेगा? 7:30 बज जाएगा, क्योंकि 5 घंटा 30 मिनट आगे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें अदर देश से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, क्योंकि 82.5 डिग्री यामोत्तर में माना गया है, मानक यामोत्तर माना गया है, जिसमें अदर देश से 5-5.5 घंटा समय हम लोग का, इंडिया का ज़्यादा है। एग्जाम्पल दें, जैसे लंदन में अगर 2 बज रहा है तो यहाँ पर लंदन का 2 वाला यहाँ बजेगा 7:30, क्योंकि 5 घंटा आगे होगा, 5 घंटा 30 मिनट। समझ में आ गया दोस्तों? ये बस यही था गोलब, यही था अक्षांश और देशांतर रेखाओं का नॉलेज। कैसा लगा क्लास? अच्छा लगा कि नहीं लगा? बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो आई होप आप बहुत ही अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप पहले और भी वीडियो देखे हैं या फिर और वीडियो आप पहले थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो मेरा वीडियो समझ में कुछ ना कुछ ज़रूर आया होगा। तो मैं लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।